Very good evening to all of you once again. In the last class, we have discussed about the constructor. The purpose of constructor is to assign the data members. It's a good practice to assign the data members. Data members को assign करना एक अच्छी practice मानी जाती है programming में. So by the constructor we can assign the data members. One second please. A new student is joining today. One second. Okay. Either by default value, हम डेटा मेंबर्स को डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं बाय नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और वी कैन असाइन सम वैलिड वैल्यूज आल्सो बाय पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. Constructor always invoke or called when the object is created. So object creation is very important for running or calling the constructor. Suppose class name is XYZ. Then how the object will create? Small revision. First of all, class name, then object name is equal to new, is a keyword used for memory allocation, then again class name and bracket. This is the way to create the object. Whenever we create the object, then definitely the constructor will call. कंस्ट्रक्टर का रोल बहुत स्पेसिफिक होता है और आपको ज्यादा सोचना नहीं है. कंस्ट्रक्टर में जो भी करना होगा, इट विल बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा. आपको उतना ही करना है, चाहे कंस्ट्रक्टर हो या फंक्शन हो. आपको सिर्फ उतना ही टास्क करना है जितना उसमें लिखा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट फंक्शन है तो इसमें आपको सिर्फ इनपुट करना है. यू कैन नॉट डू सम कैलकुलेशन, यू कैन नॉट डू सम प्रिंटिंग. आपको सिर्फ इनपुट करना है. दिस इज कॉल्ड फंक्शन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स. ईच एंड एवरी फंक्शन विल परफॉर्म सम डिफरेंट टास्क. अंडरस्टैंड? ठीक है. अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि थोड़ा होमवर्क इस क्लास में कम हो गया है. देयर माइट बी सम रीजन ऑफ स्केड्यूल टाइट और इंटेंशनली द स्टूडेंट आर नॉट डूइंग. ठीक है. जैसा आप लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन में परफॉर्मेंस दी, वैसे ही हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में दें, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से आप लोग रिवीजन करेंगे. ठीक है. Just 1 minute. Here, first year programming assignment. नहीं, ये नहीं. देखें, let me check. It is opening actually. ये प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट हमने आपको दिया है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के लिए. ये तो कंप्लीट हो गया था. इसके अलावा apart from that, it's a first year cum intermediate programming sheet. क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, एंड सेकंड क्वेश्चन
मैंने आप लोगों से करने के लिए कहा था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सर मैंने किया है ट्राई। ट्राई किया है? यस सर। तो हमें कैसे पता चलेगा फराक? जब भी ट्राई भेजा करो नहीं है। उसको भेजो जी हमें, तो हम बताएंगे। जी। और हम पूरी क्लास को रोक के, चाहे जितना टाइम लगे, हम तुम्हारे क्वेश्चन को चेक करेंगे। तुमने भेजा? सेंड इट फास्ट। ओके सर, अभी भेज। अगर नहीं तो फिर बाद में भेज देना, फिर मैं क्लास, ठीक है। और अगर जल्दी भेज पाओ जी तो ठीक है, अभी आप पढ़ाई, बाद में भेज दूंगी। ओके। सी, देखो, कंस्ट्रक्टर में हमेशा जो करना होता है वो आगे लिखा होता है, फंक्शन में जो करना होता है वो भी आगे लिखा होता है। तुमको सिर्फ उसकी मीनिंग को समझ के उतना ही करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आपको मालूम है कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ है, 6:30 आपकी क्लास होती है। 10 मिनट के अंदर आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज फिर मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। 10 मिनट बहुत होता है। आप वहां से मेरे घर आके भी ज्वाइन कर सकते हैं क्लास, आपको तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। एनीवे, लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। ABC, this is the name of class and these are the data members. Once again, short revision, data members are also called instance variable. ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, और हम फर्स्ट ईयर के साथ साथ क्लास 12 को भी ध्यान में रख के चल रहे हैं। Data member are also called instance variable. They are global, या they, the scope of the instance variable, the scope of the, scope मतलब कहां तक इन्हें यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा आपका स्कोप लखनऊ तक है, आप लखनऊ के बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा मेरा स्कोप इंडिया तक है, मैं इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। किसी का स्कोप पूरे वर्ल्ड तक है, वो कहीं भी जा सकता है। तो स्कोप, स्कोप का मतलब होता है एक रीजन। तो इनका स्कोप पूरे क्लास में है, कहीं भी इनको आप यूज कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज एंटायर क्लास, मतलब पूरे क्लास में किसी भी फंक्शन में इन्हें यूज किया जा सकता है। दे कैन बी यूज, अंडरस्टैंड। बट सम वेरिएबल्स आर लोकल वेरिएबल, वो पूरे क्लास में यूज नहीं हो सकते। ओके, ये बातें इतनी बार आएंगी कि आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। सो जस्ट अ मोमेंट प्लीज, लेट मी स्टार्ट द ब्लू जे। जो बीच में थ्योरेटिकल पॉइंट्स होंगे हम डिस्कस करते रहेंगे जब तक ये ओपन हो रहा है। हो गया, ठीक है। एंड द ABC, दिस इज द ABC बेसिकली। ओपन, ये सब मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर प्रोग्राम में इनपुट से रिलेटेड कुछ है तो आप पहले ही इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट java.util.asterisk क्लास ABC। मैंने क्लास का नाम A कैपिटल कर दिया। एज पर जावा रिकमेंडेशन, जितने भी क्लासेस के नाम होते हैं उसका इनिशियल कैपिटल होता है। तो जावा आपको भी कहता है कि आप इनिशियल कैपिटल लीजिए, लेकिन अगर आप स्मॉल ले लेते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन रिकमेंडेशन है कि आप कैपिटल लीजिए। ओके, अब देखो, देयर आर 3 डेटा मेंबर्स ऑफ INT टाइप। सब कुछ बहुत आसान है, बस तुमको पढ़ के करना है। मतलब 3 वेरिएबल आपको डिफाइन करना है INT टाइप के। करते हैं क्लास के अंदर INT A, B, C। इसके बाद है ABC, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बनाया जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बीच में नहीं बना सकते, लेकिन है पहले तो हम पहले बनाएंगे। ओके, ABC, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या करना है? इसमें जो करना होता है वो आगे लिखा होता है। कंस्ट्रक्टर असाइन 0 टू डेटा मेंबर, मतलब सारे डेटा मेंबर में 0 असाइन कर दो। A इज इक्वल टू, B इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी 0 असाइन कर सकते हैं, तीनों में 0 आ जाएगा। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है
तो you can assign like that. Understand? Clear? दोनों का मतलब एक ही है. अच्छा, ठीक है. अब आता है वाइड इनपुट. इनपुट 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. 0 का मतलब होता है दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन इन वैल्यूज पे कैलकुलेशन नहीं हो सकता. कैलकुलेशन के लिए हमको सब कुछ सम वैलिड वैल्यूज चाहिए, लाइक 24, 30, 12, 3, 4 ऐसे कुछ. तो दिस इज कॉल्ड द इनिशियल बेसिक वैल्यूज. इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज. अब हम एक्चुअल वैल्यूज यूजर से इनपुट कराएंगे. वाइड इनपुट. और इनपुट में हमें इनपुट करनी है 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो बेटर ये है कि हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ इनपुट कराएं. इंटर फर्स्ट साइड और इसको ले लेते हैं a इज इक्वल टू ob.nextInt. system.out.print. enter second side and b is equal to ob.nextInt. अब इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे थर्ड साइड के लिए. ओके, डन. 1 मिनट. थर्ड साइड, 3 साइड्स इनपुट हो गई. इससे ज्यादा इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे. ये मैटर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको थर्ड कर लीजिए. तो इसमें स्कैनर नहीं बनाएंगे क्या? स्कैनर बेसिकली हम लोग सारे फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं. तो हम यहां डिफाइन कर सकते हैं स्कैनर ob इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. इसको बाहर क्यों डिफाइन करा है? इसका मतलब ये होता है दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल इनिशियलाइजेशन. बाहर इसलिए हमने किया है, मान लीजिए किसी और फंक्शन में रिक्वायरमेंट हुई तो ये आपको उस फंक्शन में भी इनपुट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. लेकिन अगर हमने इसको इनपुट के अंदर डिफाइन कर दिया तो सिर्फ हम इनपुट फंक्शन के अंदर ही इनपुट कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं. कभी कभी क्या होता है, हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें मल्टीपल फंक्शंस में इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी. हम बताएंगे अभी आपको आगे. इसलिए हम आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप इसे बाहर लीजिए. अब आप कहीं भी इनपुट कराएं किसी भी फंक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली इनपुट हो जाएगी. ओके, अब इनपुट के बाद है INT चेक. ये किस टाइप का फंक्शन है, कोई बताएगा? किस टाइप का फंक्शन है? हाँ, कोई रिप्लाई करेगा? बोलिए. Which type of function is this? Boolean. Not a Boolean function. Who said Boolean? Boolean वो फंक्शन होते हैं ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं. This is called. Which type of function is this? This is called a returnable function with non-parameterized. ये रिटर्नेबल फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पर INT लिखा है. INT का मतलब है after completing the processing, this function has to return some integer value. इसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना जरूरी है. अंडरस्टैंड? और कौन सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी? 1 और 0. बुलियन का मतलब होता है बेटा ट्रू और फॉल्स, और उसके लिए फंक्शन का रिटर्न टाइप लिया जाता है बुलियन. अंडरस्टैंड? लाइक दैट. और बी स्मॉल से होगा तो बुलियन इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप. और जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं दे आर कीवर्ड, दे शुड बी रिटन इन अ स्मॉल लेटर. है तो ये INT का मतलब है कि ये फंक्शन रिटर्नेबल है, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा. और कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा ये सामने लिखा हुआ है. रिटर्न 1 इफ ट्राइंगल कैन फॉर्म, अदरवाइज 0. क्या कोई भी 3 साइड दे दी जाए तो क्या ट्राइंगल बन जाएगा? यस सर, बन जाता है. कोई भी 3 साइड दे दी जाए, कोई भी. A plus B should be greater than C. सर A plus B greater than third side होना चाहिए. कंडीशन ये होती है
every should be side greater than the third. every side should be less than the sum of other two side. Clear? कंडीशन ये है, मैं कंडीशन नीचे लिख रहा हूं. Every side should be less than the sum of other two sides. ये कंडीशन, एवरी साइड शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू साइड. तो ये कंडीशन हमको चेक करनी होगी, तभी ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. बहुत ध्यान से देखना. अभी हम ट्राइंगल का फॉर्मूला भी बताएंगे. रिटर्न ट्रू 1 इफ ट्राइंगल कैन फॉर्म अदरवाइज 0. तो लेट मी चेक. इसे कॉपी कर लेते हैं. जहां ना समझ में आए वहां बताइएगा. अगर आप धीरे धीरे अपने डाउट से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाएगी और तब हम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो जहां डाउट हो वहां पूछिए. ए शुड बी लेस देन बी प्लस सी. मतलब ए बी प्लस सी से छोटा होना चाहिए. एंड बी शुड बी लेस देन सी प्लस ए. एंड सी शुड बी लेस देन ए प्लस बी. अगर ऐसे से ऐसा है तो ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है एंड वी कैन रिटर्न 1, एल्स वी कैन रिटर्न 0. 1 रिटर्न होने का मतलब है ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है. 0 रिटर्न होने का मतलब है कि ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता. ओके. अब हमारा लास्ट फंक्शन है वाइड एरिया. डू यू नो द हेरोन्स फॉर्मूला? किसी को मालूम है कि एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट सेमी पेरीमीटर इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस बी इनटू सेमी. लेकिन पहले हम अंडर रूट से पहले हम लोग सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं. S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. मैं सब लिखकर आपको दे रहा हूं. डिवाइडेड बाय 2. दिस इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर. अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं. ओके. इसके बाद आता है एरिया. तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी. हम लोगों ने हाई स्कूल में कभी इसको पढ़ा होगा और ये चीज अंडर रूट में आएगी. अंडर रूट एक्चुअली यहां पर इतना आसानी से बनता नहीं है. ठीक है. MS वर्ड में काम कर रहे हैं हम लोग. इसको मैं ऐसे बना देता हूं. जस्ट 1 मिनट. ये फॉर्मूला है. सो पहले हम सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल कैलकुलेट द एरिया. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल आफ्टर चेकिंग द ट्राइंगल कैन फॉर्म और नॉट. पहले हमें यह चेक करना है कि ट्राइंगल बन भी सकता है कि नहीं. अगर ट्राइंगल बन सकता है तभी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट कैलकुलेट द एरिया. तो हाउ टू चेक द ट्राइंगल कैन फॉर्म और नॉट. ट्राइंगल बन सकता है या नहीं, इस बात की चेकिंग ये फंक्शन कर रहा है, INT चेक. बहुत ध्यान से. वी हैव टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन हियर. बहुत ध्यान से. जस्ट 1 सेकेंड. I just want to clear all the drawing. INT j is equal to चेक नाम का फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं. ये चेक नाम का फंक्शन हमने यहां कॉल कर लिया. ध्यान से देखिएगा. तो जब हम चेक नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो या तो चेक 1 रिटर्न करेगा और या 0 रिटर्न करेगा. तो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो j में आ जाएगी. अगर j की वैल्यू 0 आती है तो क्या मतलब है, और अगर j में 1 आता है तो क्या मतलब है. 0 आता तो नहीं बनेगा. अगर j में 1 आता है तो इसका मतलब यह है कि ट्राइंगल बन सकता है.
क्योंकि 1 तभी आएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और 0 तब आएगा जब ये पूरी कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी। 1 सेकेंड प्लीज, बहुत ध्यान से। अगर j की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल बन सकता है। अगर Calculate ट्राइंगल बन करेंगे। सकता है तो यू कैन कैलकुलेट द एरिया। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2.0, और उसके बाद एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT S मल्टीप्लाई S माइनस A मल्टीप्लाई S माइनस B मल्टीप्लाई S माइनस C एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस अंडरस्टैंड। और इसके एल्स में हम क्या लिख सकते हैं? Triangle cannot form. इसके एल्स में हम लिख सकते हैं ट्राइंगल कैन नॉट फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि अगर j की वैल्यू 1 नहीं आई तो 0 आई होगी, और 0 का मतलब है कुछ ऐसी साइट्स आ गई हैं जिन पे ट्राइंगल नहीं बन सकता। यू डोंट वरी अबाउट दैट। सर लेकिन इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना था ना? हाँ, नहीं, उसका वही मतलब है कि प्रिंट भी कराना होगा। कैलकुलेट करना था, और कैलकुलेशन के बाद कोई डिस्प्ले तो है नहीं। कर दोगे। हाँ, he has asked good question। कैलकुलेट करना था लेकिन इसके बाद कोई डिस्प्ले नहीं है। तो जब डिस्प्ले नहीं होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव टू डिस्प्ले द रिजल्ट। अंडरस्टैंड? कभी कभी क्वेश्चन में डिस्प्ले वर्ड नहीं लिखा होगा, जैसे कभी कभी होता राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड कैलकुलेट द सम। तो इसका मतलब है कि आफ्टर कैलकुलेशन यू हैव टू डिस्प्ले आल्सो। ओके, अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। अब देखो सारे फंक्शन हो गए, लेकिन इन सारे फंक्शन की कंट्रोलिंग और मैनेजिंग, यूं समझ लो कि ये सारी आर्मी के सोल्जर्स हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक जनरल चाहिए, एक कैप्टन चाहिए। तो वो कैप्टन होता है मेन, जो इन सारे फंक्शन को मैनेज करता है। तो बिना मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन and string args. What is the name of class? ABC. So how to create the object ABC? obj is equal to new. पहला काम जो हम लोगों की प्रोग्रामिंग है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, इसमें मेन में सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट वर्क इज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ABC obj is equal to new ABC. अब हम सोच समझकर, एक आदमी के आंसर देने से नहीं, सबके आंसर देने से हमें मतलब है। सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? ये तो कंस्ट्रक्टर है, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल हो गया, ठीक है। अब कौन से फंक्शन हम मैन्युअली कॉल करेंगे? सबसे पहले कौन सा कॉल होगा? इनपुट कॉल होगा, क्योंकि हमें ट्राइंगल की 3 साइड्स इनपुट करानी है। तो इनपुट इज वेरी फर्स्ट फंक्शन, obj डॉट इनपुट। अब हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे देखकर बताइए। इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं फंक्शंस। देखो, चेक फंक्शन इज ऑलरेडी कॉलिंग फ्रॉम द एरिया। देखो कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब कोई फंक्शन कहीं से कॉल हो रहा होता है तो हम उसको मेन से कॉल नहीं करते। तो चेक इज ऑलरेडी कॉलिंग फ्रॉम एरिया। तो अब हम किसको कॉल करेंगे? एरिया कॉल करेंगे। किसको कॉल करेंगे? एरिया। यही शीट जो हम आपको करा रहे हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में भी करवाते हैं और यही शीट हम सेकेंड ईयर में भी करवाते हैं, ठीक है। ओके, एरिया, यस, वेरी गुड अब्दुल्ला। तो एरिया कॉल करेंगे। तो एरिया जब हम कॉल करेंगे तो obj डॉट एरिया, डन। एक चीज की इंश्योरिटी आपको लेनी है कि क्या सारे फंक्शन कॉल हो गए। लेट मी चेक। कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी कॉल्ड,
by making the object. Input is already called. Input भी हमने कॉल कर लिया, और check is already calling from area, और हमने area को भी कॉल कर लिया. तो सारे फंक्शन आपके कवर्ड है. वैसे तो कोई एरर आनी नहीं चाहिए इसमें, लेकिन अगर आएगी तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं, हम और आप. There is no error. Now let me run this program. और बहुत ध्यान से आपको देखना है. हमने पहली साइड दी 20, फिर 2, फिर 5. क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? ट्राइंगल कैन नॉट फॉर्म. क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? सब लोग सोचकर बताइए. अरमान, सर कैन नॉट फॉर्म. रीजन रुद्राक्षी बताइए. रुद्राक्षी ने रिप्लाई जल्दी दिया, वेरी गुड. One Reason? side is greater than sum of both sides. A So one is side is less than B plus C. Say yes or no. yes sir. A कितना No, है? 20. और B plus C कितना हुआ? This condition is false. और एंड मतलब होता है कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी तीसरी चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इट डजंट मैटर, रिजल्ट फॉल्स आना ही है, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है. कैन नॉट फॉर्म. ऑफलाइन क्लासेस में आपका कोई भी प्रोग्राम रोज रन नहीं किया जाता है, और ना स्टूडेंट रोज रन करते हैं. यहां पर हर प्रोग्राम आपका रन हो रहा है. अच्छा, दूसरी चीज, अब हम फिर से इसको रन करते हैं. ओके, अब हमने दिया 2, 3 and 4. दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. बिकॉज ट्राइंगल इज वैलिड, ट्राइंगल सही था, इसलिए एरिया भी कैलकुलेट हो गया. ओके ओके, दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटेड. ओके, अब इसको हम थोड़ा सा एक जल्दी से ड्राई रन करें. तो ड्राई रन का मतलब है जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और उसमें A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू 0, 0 हो गई. 0. अब उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं इनपुट. तो जब हम इनपुट कॉल करेंगे तो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड इनपुट, और A की वैल्यू हमने ले ली 2, और B की वैल्यू ले ली हमने 3, और C की वैल्यू हमने ले ली 4. अब हम ये वाले में आएंगे या इसके बाद वाले में आएंगे, ये कॉलिंग पे डिपेंड करता है. अब इनपुट के बाद जो भी फंक्शन कॉल हो रहा होगा, हमारा कंट्रोल उसमें जाएगा. तो लेट मी चेक के इनपुट के बाद कौन सा कॉल हो रहा है. इनपुट के बाद एक्चुअली कॉल हो रहा है एरिया. तो हम सबसे पहले एरिया में आएंगे. जैसे ही हम एरिया में आए, एरिया के अंदर से कॉल हो रहा है चेक. तो हमारा कंट्रोल एरिया के अंदर तो आया, लेकिन यहां से अब चेक फंक्शन के अंदर डाइवर्ट हो जाएगा. तो अब हम पहले चेक में जाएंगे. तो चेक में एक कंडीशन दे रखी है A लेस देन B प्लस C. तो A कितना है? 2. क्या 2 छोटा है B प्लस C से, यानी 4, 3, 7 से? यस. क्या B कितना है? 3. क्या 3 छोटा है C प्लस A से, यानी 4 प्लस 6 से? यस. दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. लास्ट कंडीशन 4, क्या लेस देन है 3 प्लस 2 यानी 5 से? बिल्कुल सही. ऑल द कंडीशंस आर ट्रू. तो दिस कंडीशन इज ट्रू, सो इट विल रिटर्न 1. अब ये 1 कहां जाएगा? एनीबडी हैव एनी आइडिया कि ये 1 कहां जाएगा? ये 1 जाएगा इस J में. तो J की वैल्यू हो जाएगी 1 एज पर द गिवन इनपुट. क्या J 1 के बराबर है? यस. अगर J 1 के बराबर है, दैट मीन्स द ट्राइंगल कैन फॉर्म. नाउ आई विल कैलकुलेट द सेमी पैरामीटर. तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 9/2. 9/2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग, और उसके बाद 4 पॉइंट समथिंग माइनस होगा, तो
तो जो भी एरिया कैलकुलेट होगा, वी आर नॉट डूइंग द कैलकुलेशन पार्ट, कुछ काम कंप्यूटर पे भी छोड़ देना चाहिए, वो भी तो करेगा। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ फ्यू सेकेंड्स ब्रेक। अगर किसी को कोई डाउट हो, अगर डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउट है तो प्लीज क्लियर इट। सबके ऊपर ध्यान मत दीजिए, बस ये सोचिए कि हम अनीस सर से अपना डाउट पूछ रहे हैं, ये मत सोचिए लोगों का रिएक्शन क्या होगा। टेल मी, कहीं पर कुछ भी, सर ये क्या हो रहा है, ये क्या एबीसी क्यों लिखा आपने, ये सब क्या है, सब बताएंगे हम, ईच एंड एवरीथिंग। Any doubt? Why we are not calling check from here? Because its value is coming in area. Mohammad Arman, Yes, sir. any doubt? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay. अगर डाउट नहीं है तो भैया बहुत अच्छी बात है, अगर है तो पूछ लो। ओके, कमर, कमर, आर यू देयर? Yes, sir, I'm there. गुड टू सी यू इन द क्लास आफ्टर अ लॉन्ग। Thank you, sir. हाँ, तो मैं ये लेक्चर्स अगर तुमने उससे कवर किए हैं वीडियो से, वैसे अभी स्टार्ट हुई हैं क्लासेस, Yes, sir. अगर यहां से भी कंटिन्यू हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एनी प्रॉब्लम? No, sir, no doubts. ओके ओके, सार्थक को तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जैद, अब्दुल्ला का पूछ लेते हैं। अब्दुल्ला, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब्दुल्ला ने पहले ही मुझे रिप्लाई कर दिया मेरे पूछने से पहले ही। जैद, एनी डाउट? ओके, नाउ लेट मी कॉपी दिस प्रोग्राम, और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अभी पता चल जाएगा कि किसको डाउट था या किसको नहीं था। अगर आप 70% इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं, 1 मिनट प्लीज, डू यू हैव द शीट? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आओ भाई। फर्स्ट, ये प्रोग्राम आपको भेज दिया गया है, इसे कॉपी पे नोट कीजिएगा और जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जल्दी ट्राई कीजिए। कहो तो मैं इसे ग्रुप में दे दूं या यहां पर? क्वेश्चन Sir, नंबर, actually battery is not enough. क्या हम बाद में ट्राई कर सकते हैं? हाँ अभी लेकिन ट्राई का टाइम हम दे रहे हैं सबको। Sir, there is no battery. ठीक है ठीक है, Battery is not enough. बाकी लोग ट्राई करिए, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्लीज ट्राई, जल्दी, फास्ट। 1 मिनट, यहां पर कंस्ट्रक्टर असाइन 0 टू डेटा मेंबर की जगह पर कंस्ट्रक्टर असाइन डेटा मेंबर कर लीजिए, क्योंकि सब में तो 0 नहीं हो सकते। इंटीजर में 0 होंगे, डबल में 0.0 होगा, और स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग डेटा होता है उसमें इस तरह से असाइन किया जाता है। ये दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, इसको नल स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो ऐसे आप करेंगे, बाकी आप सब कर सकते हैं। नाउ प्लीज स्टार्ट फास्ट, हम आपको 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मीटिंग 2 मिनट में ओवर हो जाएगी। जल्दी से ट्राई कीजिए, ये फर्स्ट ईयर के हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन।
टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी को यहां से देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं ग्रुप में भेजे दे रहा हूं। यस सर। आराम से देखिए। लड़का आना था वो आया अपनी क्लास में अभी तक के लिया उससे का नहीं पढ़ाओगी? हाँ। ओके। नाउ माय डॉटर विल टीच यू 2 मिनट्स। आप लोग अपना काम करते रहिए। ये 2 मिनट आपको पढ़ाए। आज से पहले इस तरह का फॉर्मेट तुमने नहीं देखा होगा। इन डॉट्स का मतलब है दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बट वेयर इज द पैरामीटर्स? पैरामीटर आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो आपको पैरामीटर लेना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा मेंबर्स। ऑलराइट? तो पैरामीटर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो डॉट 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 बने हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और इसके आगे लिखा भी है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। इन दैट सिचुएशन पैरामीटर आपको खुद लेने होंगे। यू हैव टू टेक द पैरामीटर अकॉर्डिंग टू यू। वेरिएबल का नाम आपको चूज करना है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ओके, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। देखो, ये भी एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसमें पैरामीटर मेंशन है, तो आपको यही पैरामीटर लेना है x। यू डोंट हैव द चॉइस। लेकिन यहां पर है तो ये पैरामीटराइज, लेकिन पैरामीटर नहीं गिवन है। अब पैरामीटर आपको लेना है। अब इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। सबसे पहले यहां पर क्लास का नाम हमें लेना है वेजेस। वेजेस नाम से ऑलरेडी एक क्लास बना हुआ है, उसको ढूंढ के हमें डिलीट करना होगा। अगर आपको मिल जाए तो फौरन बताइएगा। तो दूसरे नाम से रख दिए सर। ऊपर गया देखिए। कहाँ पे? सर और ये तो चेक। ये वेजेस राइट साइड में तीसरी रो में। ठीक है, हमें वही नाम लेना होता है जो क्वेश्चन में गिवन है। अंडरस्टैंड? ये इसलिए हमने लिया है कि क्लास में कभी चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या क्या चीजें नहीं बदल सकती हैं? क्लास का नाम नहीं बदल सकता, डेटा मेंबर नहीं बदल सकते, फंक्शन का नाम नहीं बदल सकता। तो सर फिर बचा ही क्या? यही तीनों चीज आपको बदलनी थी। सर क्वेश्चन ही चेंज कर दीजिए, नाम चेंज कर दी क्वेश्चन। अब नहीं हो गया ना, काम हो गया, ठीक है। अब देखो, नेम, बेसिक, HRS, रेट, इनके डेटा टाइप भी नहीं मेंशन है, तो आपको डेटा टाइप भी खुद ही डिसाइड करना है। तो स्ट्रिंग तो नेम स्ट्रिंग में आएगी, बेसिक है फ्रैक्शनल डेसिमल, ये देखो लिखा है फ्रैक्शनल डेसिमल, तो डबल बेसिक, आर्स। HRS को आप इंटीजर में ले लीजिए। रेट को भी आप, ये तो डबल में नहीं रेट आप ले रेट तो सकते हैं, डबल में होता है, ठीक है, पर आर। और वेज का मतलब हो गया वेजेस, तो वेजेस के लिए आप, अब यहां पर आपके पास चॉइस है, तो आप जो पॉसिबिलिटी है इंटीजर में वो आप इंटीजर में ले लीजिए, और जहां पॉसिबिलिटी हो डबल की वहां आप डबल में ले लीजिए। अब ये हो गया सारे डेटा मेंबर्स। अब इन डेटा मेंबर में वैल्यू आना है। जब तक वैल्यू नहीं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इन डेटा मेंबर में जब तक वैल्यू नहीं आएगी, मतलब नाम नहीं आएगा, बेसिक नहीं आएगी, आर्स नहीं आएंगे, रेट नहीं आएंगे, तब तक वेजेस कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो इन डेटा मेंबर में 2 तरीके से आती हैं। नंबर 1, या तो इनपुट फंक्शन दिया जाए, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्लास 12 तक का रूल है, या फिर आपकी सेकंड चॉइस होगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कभी भी किसी क्वेश्चन में
इनपुट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो इनपुट होगा या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर करने का काम या तो हम इनपुट फंक्शन से करते हैं और या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से करते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी एक की हमें जरूरत होती है, वन इज सफिशिएंट। तो आइदर हम इनपुट ले सकते हैं, इनपुट फंक्शन, और आइदर वी कैन यूज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। वेट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब आप नीचे आइए, नीचे आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो इनपुट फंक्शन गिवन है। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता तो फिर इनपुट फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही होता है, कुछ वैल्यू डेटा मेंबर में वैलिड वैल्यू असाइन करना जिनके बेस पर कैलकुलेशन हो पाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड। अब वापस आइए। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। कितने पैरामीटर की हमको जरूरत पड़ेगी कि हमारे डेटा मेंबर में वैल्यूज आ जाए। जितने इनपुट कराने। अब देखो, जितने इनपुट कराने, बहुत अच्छा, जितने इनपुट कराने, गुड। तो एक वेरिएबल नेम के लिए चाहिए, एक बेसिक के लिए चाहिए, एक एचआरएस चाहिए, एक रेट चाहिए, वेजेस नहीं चाहिए, क्योंकि वेजेस हमारा कैलकुलेटिंग वेरिएबल है, इसको हम इनपुट नहीं कराते। इनमें वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आएगी, तो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वेजेस क्या होंगे, क्योंकि वेजेस कैलकुलेशन के बाद आएंगे। तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर हम रखेंगे एन, नेम के लिए, और उसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। अब दूसरा डेटा मेंबर हम रखेंगे बी, बेसिक के लिए। वेजेस के लिए हम नहीं लेंगे, INTH आर्स के लिए, INTR रेट के लिए। मतलब सारे डेटा मेंबर्स हमारे हो गए इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये हमने खुद अपनी मर्जी से लिया है। आप चाहे तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। अब ये n, ये जो n है वो नेम में असाइन हो जाएगा। ये जो b है वो बेसिक के लिए था, तो बेसिक में b असाइन हो जाएगा, और HRS में H असाइन हो जाएगा, और रेट में R असाइन हो जाएगा। वेजेस के लिए हमने कोई डेटा मेंबर, सॉरी कोई पैरामीटर नहीं रखा, क्योंकि वेजेस कैलकुलेशन के बाद इसमें वैल्यू आएगी, बिकॉज इट्स अ कैलकुलेटिंग वेरिएबल। यही तो मैं उस DA और HRA के बारे में कह रहा था कि वो सब भी तो कैलकुलेटिंग ही है। लेकिन अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ये नॉन पैरामीटराइज, तो फिर हम सारे डेटा मेंबर को असाइन करते। वेजेस को हम यहां पर भी असाइन करेंगे, यहां पर भी करेंगे, लेकिन वैल्यू के साथ नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। दैट्स इट। एक बात अपने माइंड में बिठा लो पूरी तरह से, जितना जल्दी हो सके, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करना। वी कैन नॉट लीव एनी डेटा मेंबर विदाउट वैल्यू, चाहे वो डिफॉल्ट वैल्यू हो और चाहे वो वैलिड वैल्यू हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस बात को जितना जल्दी हो सके माइंड में बिठा लो। ये मेरा रूल नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। तो वेजेस में हमने 0.0 इसलिए रखा, कोई वैल्यू इसलिए स्टोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी। जस्ट अ मोमेंट, आराम से देखकर बताओ क्या क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया सबको? आराम से सोच के बताओ। छोटी सी बात और क्लियर कर रहे हैं, बहुत छोटी सी। मान लो तुमसे क्वेश्चन कहा गया कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड स्टोर द सम। तो तुम ए में वैल्यू इनपुट कराओगे, बी में कराओगे, एस में भी कराओगे,
नहीं, एस में कराओगे? नहीं कराओगे, क्योंकि एस तुम्हारा कैलकुलेटिंग वेरिएबल है, इसको हम यूजर से इनपुट नहीं कराएंगे, इसको हमने रखा है ए और बी के एडिशन के लिए। तो हम सिर्फ पैरामीटर उतने ही लेते हैं जितने इनपुट वेरिएबल्स हो। अब नीचे आ जाओ, बस अब बाकी का प्रोग्राम बहुत आसान है, बाकी कुछ नहीं करना भैया, आराम से हो जाएगा। डबल ओवर टाइम, डबल ओवर टाइम, आवर्स इन रेट। Calculate and return the overtime amount as HRS into rate. HRS into rate. Double overtime. यहां पर एक चीज, हाँ ये चीज थोड़ा जो रेट है उसको हम लोग डबल में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात कंफर्म कहां पे हुई, वहां पे कंफर्म नहीं थी, कंफर्म यहां पे हुई क्योंकि ये डबल टाइप की वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए कंफर्मेशन हो गया। तो सर तो ऐसे तो आर्स भी हो सकता है। नहीं, आर्स नहीं, आर्स सॉलिड आर्स होंगे, ठीक है, 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स, 14.1 आवर्स, 14.125 आवर्स, ऐसा नहीं होगा, आर्स सॉलिड होंगे। अब यहां पर ओवर टाइम, ओवर टाइम में डबल क्या क्या चीज, ओटी, ओटी एंड ओटी इज इक्वल टू एचआरएस मल्टीप्लाई रेट, रिटर्न ओटी। क्लियर? अब यहां पर देखो, बहुत ध्यान से देखो, इस जगह पर कैलकुलेट ओवर टाइम अमाउंट एज एचआरएस मल्टीप्लाई रेट, मतलब एचआरएस को रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवर टाइम निकल के आया है उसे आपको रिटर्न करना है। तो हमने ओवर टाइम के लिए एक वेरिएबल ले रखा है ओटी, और एचआरएस में रेट को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद ओटी में रिजल्ट आ जाएगा और ओटी को हम रिटर्न कर देंगे। ये इस फंक्शन का काम था, दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है वाइड डिस्प्ले, कैलकुलेट द वेजेस यूजिंग द फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वेजेस कैलकुलेट करना है। ओके, तो वाइड डिस्प्ले, और वेजेस के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है वेज, WAGE, ये है ना वेज। ओके, अब यहां पर ओवर टाइम फॉर्मूले के अंदर है, तो ओवर टाइम हमें कहां से मिलेगा? ओवर टाइम कैलकुलेट कर रहा है ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हमें ओवर टाइम नहीं मिलेगा, और हमें ओवर टाइम को फॉर्मूले में यूज करना है। तो अब दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके तुमको बता रहे हैं, जो तरीका तुमको सुइटेबल लगे वो तुम यूज कर लेना। पहला मेथड, आप एक वेरिएबल ले लीजिए ओ, ओवर टाइम नाम का, या ओ टाइम नाम का ले लीजिए, दिस इज ओवर टाइम वेरिएबल, और इसमें आप इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले एरिया से पहले चेक कॉल किया था, पैटर्न वही है। अब आपके पास इस ओ टाइम वेरिएबल में ओवर टाइम आ जाएगा, नाउ यू हैव द ओवर टाइम। अब इस ओवर टाइम को आपको वेज फॉर्मूले में अप्लाई करना है, तो वेज का फॉर्मूला है ओवर टाइम, एक बात मेरे को पूछनी थी, ओवर टाइम अमाउंट प्लस बेसिक पे। तो ओवर टाइम अमाउंट आपका ओ टाइम में है प्लस बेसिक पे, बेसिक पे आपकी ऊपर देखिए बेसिक वेरिएबल में है, जो आपका डेटा मेंबर है बेसिक वेरिएबल उसके अंदर है। वेट लेट मी कंप्लीट, ठीक है,
उसके बाद यहां पर बेसिक आप यूज कर लीजिए, ये आपका वेज बन गया। अब डिस्प्ले के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, along डिस्प्ले, ओके, वेज एंड डिस्प्ले along विद द अदर डिटेल, मतलब आपको वेज तो डिस्प्ले करना है लेकिन अदर डिटेल के साथ। तो अदर डिटेल क्या हो गई? नेम, बेसिक, HRS, रेट एंड वेज, मतलब सब कुछ आप डिस्प्ले कर दीजिए। तो वेट जल्दी से हो जाएगा 2 मिनट में, फिर उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर दूंगा। NAM, अभी इसका एक दूसरा तरीका भी बता देंगे। इसको कॉपी कर लिया नेम के लिए, नेम के बाद है बेसिक, बेसिक किस में है? बेसिक वेरिएबल में है, और कभी कभी फॉर्मेट के साथ प्रिंटिंग आती है, जैसा अभी आपने HRA DA वाले में किया था, और कभी कभी नॉर्मल प्रिंटिंग आती है। तो आर्स ताकि यूजर को सब पता चल जाए कि उसके क्या आर्स थे, क्या रेट था और क्या कैलकुलेशन हुआ। रेट, और रेट हमारा आ जाएगा रेट वेरिएबल में, और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल वैल्यू विल बी वेजेस, और वेजेस किस में है? वेज में। अंडरस्टैंड? इसका अलाइनमेंट बस जरा सा हम सही कर दें ताकि देखने में ठीक लगे। अब बस हो गया। हाँ, अब मैं एक चीज ये कह रहा था, देखो पहले तुमने ओवर टाइम को कॉल किया, और कॉल करने के बाद ओवर टाइम ओ टाइम वेरिएबल में रिजल्ट को लिया, और फिर ओ टाइम को फॉर्मूले में यूज करा। चाहो तो तुम ये 3 स्टेप में काम कर सकते हो, और यही 1 स्टेप में भी हो सकता है। कैसे? मैं बता देता हूं। डबल के अंदर कॉल कर ले। इसको कमेंट कर दिया हमने, इसको भी कमेंट कर दिया। दोनों तरीके मैं बता दूं क्योंकि स्टूडेंट हर लेवल के बैठे हुए हैं। वेज इज इक्वल टू ओवर टाइम। तो अब ओवर टाइम कहां है? ओवर टाइम हमारे पास तो है नहीं। ओवर टाइम ये फंक्शन टाइम ही से कॉल कर लेंगे, उससे कॉल ओवर टाइम ब्रैकेट एंड प्लस बेसिक, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस। चाहे हम ये लिखें, अब इसमें क्या होगा? वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी, डायरेक्टली यहां पे डिप्यूट हो जाएगी, और वो बेसिक के साथ ऐड हो जाएगी, और कैलकुलेशन यहां आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। डोंट वरी, दोनों मेथड तुम्हारे सामने हैं। अब कॉलिंग रह गई। अब कॉलिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि कॉलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है। तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इतनी वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो पास करने के लिए तुमको ये सारी वैल्यूज चाहिए हैं, तो ये सारी वैल्यूज तो हमें यूजर देगा। तो 2 तरीके होते हैं, या तो हम डायरेक्ट पास कर दें या हम यूजर से इनपुट करा के पास करें। तो हम दोनों तरीके तुमको बताएंगे। पहले हम डायरेक्ट पासिंग बता रहे हैं, जो कि अनजर्नल मेथड होता है। दोनों तरीके बताएंगे। पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद क्वेश्चन पुटअप किया करो, तो हो सकता है कि हम तुम्हारे डाउट को उसमें कवर कर लें। अब डायरेक्ट मेथड देखो, ये अनजर्नल मेथड होता है। obj इज इक्वल टू न्यू वेज। 1 मिनट। अब आप यहां से कोई भी रैंडम वैल्यूज पास कर दीजिए, जैसे ये नाम हो गया, और नाम के बाद में दूसरा क्या चीज हमें पास करनी है? बेसिक सैलरी, आर्स एंड रेट। अब यहां पर एक छोटा सा चेंज और करना है। रेट को हम लोगों ने डबल में ले लिया था, आपको याद होगा, तो यहां पर रेट को हम डबल में असाइन कर देंगे आर को, क्योंकि आर ही रेट में जा रहा है। तो 4 चीजें चाहिए: नाम, बेसिक, आर्स एंड रेट। नाम, बेसिक, आर्स एंड रेट। रेट मतलब हो गया 400 पर आवर। ठीक है, ये तरीका भी सही है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉलिंग मेथड कहलाता है, अनजर्नल मेथड। हम दूसरा भी बताएंगे। obj डॉट, अब कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? सबसे पहले हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? बस हम डिस्प्ले कॉल करेंगे। डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले देखिए कितना बड़ा लग रहा था। अब कुछ नहीं करना है। माई प्रोग्राम इज कंप्लीटेड एंड यू कैन कंपाइल इट। एक एरर आ रही है, स्टैटिक की स्पेलिंग गलत हो गई।
नाउ क्लास वेज, ओके, क्लास का नाम एक्चुअली हमने वेजेस ले लिया था। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में भी वेजेस है, तो यहां पर हम लोग एरर अगर यहां पे आई है, एक बात और बता दें, कल को आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है, अगर एरर इस लाइन पे आई है तो इसका मतलब इसके पहले के जितने भी हैं वो सब आपके क्लियर हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए, इसको हम रन कराएंगे, इसका रन तो हो जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा, बस देखो इस तरह से डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनपुट नहीं हुआ इसमें, लेकिन अब जितनी बार आप इसको रन करेंगे वो हमेशा एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, राम 5000 आर्स 10 एंड रेट इज 4, यही डिस्प्ले करेगा। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं ठीक है या नहीं, कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं ठीक है या नहीं। सही है सर, 400 into 10 4000 plus 500,000। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है वो फिक्स ना रहे, यूजर से इनपुट करा के हम पास करें, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। तो पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग रिकॉर्डिंग से इसको कवर भी कर सकते हैं। अब देखो जनरल मेथड क्या है, ये तो अनजनरल मेथड था, अब जनरल मेथड ये है कि इनपुट कराने के लिए यू नीड अ स्कैनर क्लास। अब ये इंफॉर्मेशन हम यूजर से इनपुट कराएंगे, स्कैनर system.in। क्या क्या चीजें चाहिए हमको नेम चाहिए है, और डबल में बेसिक चाहिए है, और रेट चाहिए है, और एक INT में HRS आर्स चाहिए। टाइम ओवर हो गया है, कुछ 30 सेकेंड्स बचे हैं, चाहो तो रिज्वाइन कर लो, क्योंकि हम इनकम्प्लीट मैनर में जाना नहीं चाह रहे हैं, जल्दी से रिज्वाइन करो, किसी भी टाइम ब्रेकिंग हो सकती है, तो फास्ट रिज्वाइन। एक चीज और चाहिए, हाँ, तो मैं वो सारी चीजें जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड थी उन्हें हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम यूजर। और इसके बाद इंटर आर्स एंड HRS is equal to ob.next INT। अब हमारे पास यूजर से इनपुट किया हुआ नेम है जो कि NAM में है, बेसिक सैलरी है, बेसिक रेट में रेट है, HRS में आर्स है। अब इन वेरिएबल्स को हम पास करेंगे, इंस्टेड ऑफ पासिंग द कांस्टेंट वैल्यूज आई विल पास दिस वेरिएबल, जस्ट रिमूव इट। सबसे पहले NAM पास करेंगे, फिर बेसिक पास करेंगे, फिर रेट पास करेंगे, फिर HRS पास करेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ लेट मी कंपाइल स्कैनर क्लास। ओके, पीछे प्रोग्राम रन कर रहा है क्या, इसीलिए ये एरर आई है। लेट मी चेक कि क्या पीछे प्रोग्राम रन कर रहा है। सर इंपोर्ट नहीं किया शायद आपने। नहीं, वो तो एक अलग बात है, एक एरर और आई थी अभी, वो तो यहां इंपोर्ट कर देंगे। java.util.asterisk, ये some message have been simplified recompiling, I get the full output। एक मिनट, नेम सर ऊपर अलग तरीके से लिखा होगा। अलग तरीके से क्या, देख लेते हैं। मतलब रिसीव जो है, हाँ, इसमें जो आर्स है फिर रेट है, आपने रेट पहले कर दिया। वेट, आर्स जो है वो बेसिकली आर्स पहले आएगा। हाँ, इससे एक चीज हमने और देखी कि जो सीक्वेंस यहां पैरामीटर में दिया है वही सीक्वेंस आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मेंटेन करना होता है। नाउ देयर इज नो एरर, यानी पहले स्ट्रिंग होनी चाहिए, फिर डबल बेसिक, फिर इंटीजर आर्स, फिर डबल आर। तो ऐसे ही हमने यहां पर भी लिखा है, पहले नेम, फिर बेसिक, फिर HRS, फिर रेट, और उसके बाद अब हमने कंपाइल कर लिया। अब एक प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि पहले यूजर से हम इनपुट लेंगे, देयर इज अ वेजेस, पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो अब इनपुट में हमने यहां पर दिया माहिरा,
सैलरी इनको दी जा रही है 70,000, रेट 500, आवर्स 5। अब जब हम इंटर करेंगे तो इस डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। ऑलराइट, अब जब हम दोबारा इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमसे नई वैल्यूज पूछेगा और एक नया रिजल्ट सामने आएगा। जैसे सार्थक सैलरी 67,000 हम दे रहे हैं, सैलरी तो अच्छी दे रहे हैं, ठीक है, और रेट 700, आवर्स 8 घंटे काम किया है इन्होंने। अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड अ मोर जनरलाइज्ड प्रोग्राम एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ सिर्फ 1 मिनट आपका और लेंगे आपके कीमती वक्त में से। अगर किसी को कोई डाउट और कंफ्यूजन कहीं पर हो, प्लीज आस्क। वैसे लिखते लिखते हमने समझाया भी था, एंड आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप। पहले भेज दें सॉल्यूशन। जो मेरा काम है वो मैं सब कर रहा हूं, आपको बना के सब चीजें दे रहा हूं, लेकिन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरे साथ साथ कि आप इनको अपनी कॉपी में लिखें। बिल्कुल ये मत समझिए कि ऑनलाइन क्लास कहीं से कुछ वीक होती हैं ऑफलाइन क्लास से, नहीं। सारा काम, सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा वर्क हम वैसे ही करेंगे जैसा आप हमारी क्लास में यहाँ करते थे। कॉपी का इंस्पेक्शन आपका होगा आज से 7 दिन के बाद। आफ्टर 7 डेज आपके कॉपी का इंस्पेक्शन होगा। मैं देखूंगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे मालूम है कॉपी वॉपी नहीं बनाए होंगे। क्यों एनुल? ठीक है, लिखते नहीं है वो लोग, यहाँ तो सही रहते हैं। तो आफ्टर 7 डेज आपकी कॉपी का इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। अभी एक चीज और याद आ गई मुझे। हाँ, इसमें किसी को कुछ डाउट है? देखो भैया, दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैरामीटर से इन डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करना। ओके, इनमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि इनपुट वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कैलकुलेटिंग होते हैं। तो कैलकुलेटिंग वेरिएबल में हम पैरामीटर के थ्रू वैल्यू असाइन नहीं करते, उसको हम 0.0 ले लेते हैं। अब इसके बाद यहां पर ओवर टाइम कैलकुलेट हो रहा है। ओवर टाइम एक रिटर्नेबल फंक्शन है। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल रिटर्न द वैल्यू एंड डबल टाइम। तो हमने ओटी को डबल में लिया। डिस्प्ले में वी आर जस्ट सिंपली कैलकुलेटिंग द वेजेस एंड डिस्प्लेइंग, एंड देन वी आर कॉलिंग। हाँ, ये वैल्यूज हमने इसलिए बनाई क्योंकि हमें इन वैल्यूज को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त पास करना है। हम डायरेक्ट भी वैल्यूज पास कर देते हैं, लेकिन वो फिर उन्हीं वैल्यूज के लिए स्पेसिफिक वर्क करेगा। डन टू एवरीवन? क्लियर? कैन यू प्लीज रिप्लाई? यस सर। पूछना है Yes, किसी sir. को? नहीं। ये वाला प्रोग्राम करेंगे। 25 पेज की शीट है ये। नीचे देखो लिखा हुआ 25 पेजेस। और अभी हम फिर उसके बाद लूपिंग्स हैं। डिजिट एक्सट्रैक्शन का अलग सेगमेंट बनाया है। इसमें आपके कॉलेज के भी क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं, सारे हैं। तो धीरे धीरे इनको आप करते जाइएगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस आगे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, ठीक है? करिएगा। ओके, नाउ द क्लास इज ओवर। कोई कुछ पूछना है? यस, डन।